Hello everyone, welcome to Agro Academy. I am Tejas Bhaskarabang, AFO at Union Bank of India. तो गाइस, ये सेरीकल्चर हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट का दूसरा पार्ट चल रहा है। इससे पहले हमने देखा था एपीकल्चर, जिसमें हमने डीपली स्टडी किया हनी बी, उसकी कास्ट, उसकी स्पेसीज़, उससे आने वाले प्रोडक्ट्स, उसकी मार्केट में क्या डिमांड है, क्या करंट रेशोज़ है, क्या करंट सिनारियोज़ है और फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है। तो आज हम स्टडी करेंगे सेरीकल्चर। वही सारी चीज़ें देखेंगे सेरीकल्चर के बारे में भी। सेरीकल्चर होता क्या है, सिल्क वर्म की रेयरिंग कैसे होती है, इसके अलावा सेरीकल्चर से रिलेटेड अलग अलग टर्म्स, उसकी स्पेसीज़ और जो भी बाकी का उसमें आता है, उसके लाइफ साइकिल, टर्मिनोलॉजीज आता है, ये सब आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो सेरीकल्चर इतना सिंपल शब्द है। सेरीकल्चर यानी सिल्क वर्म का कल्टिवेशन करना। तो सिल्क वर्म का कल्टिवेशन करना नाबार्ड 2019 में पूछा गया था। ये पूछा था कि कल्टिवेटिंग ऑफ सिल्क वर्म को क्या कहते हैं। सीधे सीधे एक वन लाइनर था, उसका जवाब सेरीकल्चर था। तो सेरीकल्चर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग पीओक्यू में 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको सेरीकल्चर इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि इसमें से कोई क्वेश्चन बनता है तो आपका गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेरीकल्चर के बारे में। तो सेरीकल्चर बेसिकली क्या होता है? सेरीकल्चर होता है कल्टिवेटिंग सिल्क वर्म एंड प्रोड्यूसिंग सिल्क फ्रॉम इट। एक सिंपल सी डेफिनेशन है। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका ओरिजिन माना जाता है चाइना। लगभग 3000 BC पूर्व 3000 BC पूर्व एक राजा ने अपने महल में बैठकर चाय पी रहा था। तभी उसके चाय में आके एक ककुन गिरता है। ककुन गिरा, उसने देखा, उंगली उसमें डाल के देखा कि ककुन है क्या। तो उसमें से एक पतला सिंपल थ्रेड निकला, जो कि पतला था, सिंपल था, लेकिन उसमें एक शाइन थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा टेंसिटी थी। तो वहीं से हमारे सिल्क वर्म इंडस्ट्री की स्टार्टिंग होती है, जहाँ से हमारा सिल्क इंडस्ट्री ग्रो करने लगता है। अब जैसे कि चाइना में ओरिजिन है, ऑफकोर्स चाइना सेकंड नंबर पे है। चाइना प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में सेकंड नंबर पर है। इसके अलावा उसके नीचे आते हैं हम इंडिया वाले आते हैं सेकंड नंबर पर, जो कि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में सबसे आगे है, यानी कि दूसरे नंबर पर। अब ये लगभग 9.2 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट देता है। ये एम्प्लॉयमेंट की बात बड़ी ज़बरदस्त है। हालांकि मुझे जो लोग देख रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट की तैयारी करने वालों, आपके लिए खुशखबरी है। अभी जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, जो कि मार्च अप्रैल में देखेंगे, जो कि मार्च अप्रैल 2023 में देख रहे हैं, तो भाई साहब सैलरी बढ़ गई है। EFO की सैलरी लगभग 80,000 तक आ चुकी है। तो अब पैसे बहुत सारे हैं, अब मज़े ही मज़े होंगे। तो जिन्होंने भी अब तक EFO की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, तो वो तुरंत से जाके स्टार्ट कर दें। जो भी कोई सोच रहा है कि मैं कोई और एग्ज़ाम निकालूंगा, तो एक बार सैलरी देखो, उसके बाद डिसाइड करना कि मैं किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगा। तो ये हो गई एम्प्लॉयमेंट की बात। करंट प्रोडक्शन कितना है हमारे इंडिया में? तो 2023 में ये हमारा प्रोडक्शन गया है लगभग 36,582 मेट्रिक टन। तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है हमारे यहाँ। हम ज़्यादा से ज़्यादा सिल्क एक्सपोर्ट करते हैं। लगभग हम कितने डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं? लगभग 276 मिलियन डॉलर। 276 मिलियन डॉलर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लगभग 27,000 करोड़ का हम सिल्क एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा टॉप इंपोर्टर कौन है जो हमसे सबसे ज़्यादा सिल्क खरीदता है? तो वो US है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिससे आप रात में 12 बजे के बाद विजिट करते हैं। इंडिया में कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं हमारी सिल्क वर्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि सिल्क समग्र, सेरीकल्चर डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़। ये भी बड़ी अच्छे इनिशिएटिव हैं। इसके अलावा मार्केट प्लेस हैं, जो कि सेरीकल्चर के जो सिल्क वर्म के जो ककुन होते हैं, जो रॉ सिल्क होता है, उसके लिए एक बढ़िया से मार्केट प्लेस अवेलेबल कराता है। उसके बाद यह है सिल्क वर्म की स्पेसीज़। अब सिल्क वर्म की जो कि कल्टिवेबल सिल्क वर्म है, उनकी केवल 5 स्पेसीज़ हैं। पहला है मलबेरी सिल्क। ये मोस्ट कॉमन सिल्क है। आप कहीं भी जाएंगे आपको ये सिल्क कहीं भी देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमन सिल्क है। उसके बाद आता है हमारा ईरी सिल्क, नो डाउट ईरी सिल्क, टस्सर सिल्क, मुगा सिल्क एंड फगैरो सिल्क। ये तो होगा एक जनरल एक्सप्लेनेशन। अब इसको 1 बाय 1 डीपली स्टडी करते हैं कि मलबेरी सिल्क होता क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत समझते हैं सिल्क क्या होता है। व्हाट बेसिकली सिल्क इज। तो सिल्क एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर होता है, नो डाउट। हाँ, प्रोटीन फाइबर है ही है। अब ये कहाँ से आता है? सिल्क वर्म की बॉडी में कहाँ से आता है? सिल्क वर्म की जो मैंडिबुलर ग्लैंड होती है, मतलब उसके मुंह के अंदर से जो ग्लैंड बाहर आती है, उसको कहते हैं मैंडिबुलर ग्लैंड। अब उसमें से एक धागा निकलता है, एक पतला डेलिकेटेड थीन धागा निकलता है। अब जब वो धागा बाहर आता है तब वो लिक्विड होता है, लेकिन जैसे वो हवा के संपर्क में आता है, व्हेन इट इज़ रिएक्टेड विथ एयर,
इट बिकम स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड बट थिन। डेलिकेट एंड थिन धागा होता है, उस पर एक शाइनी लस्ट्रस होती है। शाइनी का हो या फिर लस्टर का हो, उसकी एक अपनी अलग शाइन होती है, एक अपनी अलग पहचान होती है, अपना एक अलग प्रकाश होता है। अब लगभग ये कितनी दूरी तक, लगभग एक सिल्क वर्म जो अपना ककून बुनता है उसकी लेंथ कितनी हो रही है, लगभग एक एवरेज के हिसाब से 900 से 1500 उसकी लेंथ होती है। 900 से 1500 मतलब मान के चलो आप 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक इसकी लेंथ होती है। जब भी हमारा जो लार्वा है, जब भी वो सिल्क ककून बुनेगा, लगभग पर मिनट वो 65 रोटेशन करता है अपने नेक ऐसे 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 ऐसे, ताकि वो अपना सिल्कवर्म बुन सके। अब सिल्क में 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। 2 तरह के कौन से? एक फाइब्रोइन, दूसरा सेरिसिन। अब फाइब्रोइन जो फाइबर होता है ये हमारा ट्रू फाइबर होता है जिससे कि रियल सिल्क बनता है। अब सेरिसिन ये होता है, ये गम लाइक सब्सटेंस होता है, इसके लिए एक अलग। अब जो हमारा फाइब्रोनिन होता है यही हमारा रियल सिल्क होता है, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाले, जैसे कि क्लॉथ बनने वाले हैं, हैंडकरचिप बनने वाले हैं, कपड़े बनने वाले हैं, ये फाइब्रोनिन से बनते हैं। तो इसमें सेरिसिन का क्या काम? सेरिसिन एक गम लाइक सब्सटेंसेस होता है जो कि हम इसको डीगमिंग करके सेरिसिन को रिमूव कर देते हैं। तो सेरिसिन कितना होता है? लगभग 25% और फाइब्रोनिन 75%। जो हमारी काम की चीज़ है वो ज़्यादा हो इसलिए वो ज़्यादा है, जो हमारी काम की चीज़ नहीं है वो कम है, तो अफकोर्स विथ 25%। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मलबेरी सिल्क से। मलबेरी सिल्क मोस्ट कॉमन सिल्कवर्म है। आप कहीं भी जाइए हम इंडिया भर में आपको मलबेरी सिल्कवर्म दिखने को मिलेगा। अब मलबेरी सिल्क मलबेरी के पन्नों पे जीता है। मलबेरी जिसको हम तूत कहते हैं या फिर शाहतूत कहते हैं। इसके मलबेरी सिल्क के और भी नाम है, जैसे कि चाइनीज सिल्क, चाइना में ओरिजिन है इसलिए चाइनीज सिल्क। उसके अलावा जेनुइन सिल्क, यही एक सिल्क है जिसकी लस्टर बहुत बढ़िया होती है, एकदम वाइट लस्टर सिल्क होता है, इसलिए हम जिसके जेनुइन सिल्क कहते हैं। अब क्वीन ऑफ टेक्सटाइल, इसे क्वीन ऑफ टेक्सटाइल क्यों कहे जाते हैं? कॉटन के बाद सबसे बढ़िया सिल्क जो होता है सिल्कवर्म का निकलता है, इसलिए इसको क्वीन ऑफ टेक्सटाइल कहते हैं। और किंग ऑफ टेक्सटाइल किसको कहते हैं? तो कॉटन को किंग ऑफ टेक्सटाइल कहते हैं। इसका कलर जो होता है वाइट कलर का होता है, क्रीमी वाइट होता है, क्रीमी वाइट कलर सिल्क होता है। कर्नाटका जो है वो इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। कर्नाटका का जो टेम्परेचर है, उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो यूनिवोल्टाइन सिल्कवर्म के लिए सबसे बेस्ट है। अब यूनिवोल्टाइन सिल्कवर्म का तो हम अगली स्लाइड में समझेंगे। तो सबसे बढ़िया सिल्क जो होता है वो कर्नाटका प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा लगभग 92% ऑफ इंडिया सिल्क इज प्रोड्यूस बाय मलबेरी सिल्कवर्म। 92% लगभग 90% हमारा सिल्क कौन प्रोड्यूस करता है? हमारा मलबेरी सिल्कवर्म। ये सिर्फ मलबेरी के पन्नों पे जीता है, इसलिए मोनोफैगस है। मोनोफैगस मतलब ऐसी स्पेसीज जो केवल और केवल वन होस्ट पे डिपेंडेंट रहती है। जैसे कि हम ह्यूमन हैं, हम मल्टी होस्ट पे, हम मोनोफैगस है। ओलिगोफैगस है, हम दो या फिर 2 से ज़्यादा चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए हम ओलिगोफैगस हैं। अब मलबेरी सिल्कवर्म, इसका नाम बॉम्बैक्स मोरी है और ये बॉम्बेसिडी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद मुगा सिल्कवर्म। मुगा, देखो ये मलबेरी सिल्क है, इसमें कुछ चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। अब इसका सबसे पहले इसके अल्टरनेट नेम्स, सही बात, इसका कलर और कर्नाटका, ये सब 3 चीज़ें मुझे लगता है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये मोनोफैगस, हाँ ये ऑफकोर्स ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऊपर की जो 3 चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मुगा सिल्क। अब देखो मुगा, अब ये जी देख रहे हो, अब ये जी आपको यहाँ भी मिलेगा। तो मुगा का हम कैसे याद रखेंगे? मुगा हैज़ ए गोल्डन सिल्क, तो वी रिलेटेड दिस जी फ्रॉम दिस जी। हाँ जी सुनो जी पार्ले जी, जी रिलेटेड फॉर गोल्डन। इसे हम कहते हैं गोल्डन ट्रीजर्स ऑफ आसाम। ये सिर्फ केवल आसाम में पाया जाता है। आसाम इसका लीडिंग स्टेट है, नो डाउट आसाम लीडिंग स्टेट है, लेकिन केवल 1% पे पाया जाता है। इसकी अपनी अलग लस्ट्रस होती है, अपना एक अलग चमक होती है। गोल्डन चमक की वजह से ये काफ़ी हायर प्राइस फेच करता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे हायर प्राइस फेच करने वाला सिल्क कौन सा है, तो मुगा सिल्क है, गोल्डन सिल्क है, आसाम सिल्क है और ये ओलिगोफैगस है। ओलिगोफैगस मतलब 2 या फिर 2 से ज़्यादा स्पीसीज़ पर डिपेंड करता है। अब ये सोम
और सालू, ये 2 स्पेसीज़ पर ये अपना गुजारा करता है। इसका बॉटनिकल नेम जो है, इसका साइंटिफिक नेम जो है वो एंथेरिया आसमेंसिस है और बॉम्बीसिडी फैमिली से बिलोंग करता है। अब देखो इसका साइंटिफिक नेम याद रखने की क्या ट्रिक है। अब मूंगा से गोल्डन हो गया, अब गोल्ड कहाँ का है, हमारा गोल्ड आसाम का है, तो ये देखो ये आ गया हमारा आसाम। एंथेरिया, एंथेरिया यार नाम तो आपको याद ही रखना है, क्योंकि एंथेरिया आसमेंसिस हो गया, एंथेरिया मिलोटी हो गया, एंथेरिया प्रोलिट हो गया, तो लगभग आपको एंथेरिया ये नाम याद ही रखना है। अब लगभग हर मेंबर इनका बॉम्बीसिडी फैमिली से बिलोंग करता है, नो डाउट आपको कहीं नहीं पूछेगा, लेकिन एक याद रखिएगा। अब एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, एग्जामिनर आपको ये सारी चीज़ें दे देगा तो आपको तो पता रहेगा कि ये मुगा सिल्क की कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन वो पूछेगा अलग ही, वो ना उनके नाम देगा बॉटनिकल नेम, उनके नाम देगा साइंटिफिक नेम। तो यहीं पर हम लोग फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं हम ये प्रिपरेशन नहीं करते, तो हमको ये प्रिपरेशन पे भी ध्यान देना है। उसके बाद हमारा टस्सर सिल्कवर्म है, टस्सर सिल्कवर्म एंथेरिया माइलिटा। देखो एंथेरिया आपको याद रखना ही रखना है, उसके बाद माइलिटा भी याद रखना है। अब एंथेरिया माइलिटा और एंथेरिया प्रोसेली, आई थिंक एंथेरिया माइलिटा एंड एंथेरिया प्रोसेली दोनों ही टस्सर सिल्कवर्म है, लेकिन शायद ये ओक सिल्कवर्म है। तो आपको एंथेरिया माइलिटी, एंथेरिया प्रोसेली दोनों याद रखने हैं। अब इसको कहते हैं हम ट्रॉपिकल टस्सर सिल्कवर्म, नाम तो एक ही है। इसका कलर होता है जो कॉपर टी सुने हैं, जो नहीं सुने वो जाके पोगो देखें। अगर कॉपर टी नहीं तो ये टी हम कॉपर से रिलेट करते हैं। इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन झारखंड में होता है, झारखंड ये रिलिंग स्टेट है, झारखंड हमारे धोनी का स्टेट। लगभग 6% ऑफ टोटल सिल्क, लगभग 6% ऑफ टोटल सिल्क इज़ प्रोड्यूस बाय टस्सर सिल्कवर्म। टस्सर सिल्कवर्म का भी काफ़ी अपना बढ़िया हाथ है हमारी सिल्कवर्म इंडस्ट्री को ग्रो कराने में। अभी कॉपर कलर का सिल्क होता है, हालांकि इसकी प्राइस सबसे कम होती है, लो प्राइस कोई फेस करता है तो हमारा वो टस्सर सिल्कवर्म है। इसके अलावा ये ओलिगोफेगस होता है, जो कि आसन एंड अर्जुन के लीव्स पे फीड करता है। अब देखो जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, अब ये आसन और अर्जुन का नाम होता है टर्मिनालिया अर्जुना, तो आपको जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो आपको इन चीज़ों के भी, इन पेड़ों के भी नाम आपको याद रखने, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2023 में, आई थिंक उस वक्त सोम का और सालू दोनों में से कोई एक पूछा गया था कि इसका साइंटिफिक नेम बताइए। तो आपको दोनों प्रिपेयर करके रखने, ये इनका नाम भी, इसका नाम भी। तो नेक्स्ट है हमारा इरिसिल्कवर्म। इरिसिल्कवर्म होता क्या है, तो देखो इरिसिल्कवर्म को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि इंडी सिल्क, एरंडी सिल्क, अहिंसा सिल्क, जिसको हम नॉन वायलेंट सिल्क कहते हैं, और हम इसे पीस सिल्क भी कहते हैं। पीस सिल्क यानी शांति का सिल्क। तो इसे गांधी जी सिल्क क्यों नहीं कहते हैं, ये चर्चा का अलग मुद्दा हो जाएगा, ये एक विवाद का मुद्दा हो जाएगा। इसका कलर रहता है वाइट, जिस तरह की गांधी जी की धोती थी ठीक उसी तरह इसका कलर होता है वाइट। आसम जो कि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जितने भी हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है सारी इरिसिल्कवर्म का प्रोडक्शन करती हैं। लगभग 1% ऑफ टोटल सिल्क इट कंट्रीब्यूट इन सिल्क प्रोडक्शन। और ये मोनोफैगस होता है केवल। तो कैस्टर क्या बोलते हैं हम, रिसिनिस कम्युनिस। तो रिसिनी जो वहाँ से वर्ड है, तो रिसिनी वर्ड वहाँ से लिया गया है, कहाँ से, कैस्टर से, और सामिया तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से उठा लिया, लेकिन रिसिनी हमको ये रिसिनी वर्ड रिलेट करता है कि कैस्टर का जो साइंटिफिक नेम है उससे रिलेट करता है। तो हमको ये याद रहे इरिसिल्कवर्म किससे रिलेटेड है, कैस्टर से, कैस्टर किससे रिलेटेड, रिसिनी से। तो अल्टीमेटली इसका नाम क्या हो जाएगा, सिमिया रिसिनी। ये भी हमारा बॉम्बीसिडी फैमिली का मेंबर है। तो यहाँ तक कहानी रही हमारी इरिसिल्कवर्म के स्पीसीज़ की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी लाइफ स्टेजेस कौन सी हैं, तो जैसे कि एक कंप्लीट जो ये लाइफ स्टेजेस होती है, कंप्लीट लाइफ साइकिल होती है, मेटामॉर्फोसिस जिसमें कंप्लीट होता है, एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस वाली इसकी लाइफ साइकिल रहती है। अब इसमें 4 स्टेजेस रहते हैं। पहली स्टेज तो हो गई एग्स, दूसरी लार्वा, तीसरी प्यूपा और चौथा अडल्ट। अब देखो एक स्टेज में बहुत सारे लेग्स उनके क्लस्टर में दिए जाते हैं। ये क्या आपको एक माइक्रोस्कोपिक इमेज जूम करके दिखाई गई है, इसलिए आपको बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, उनमें स्पेस भी लग रहा है। लेकिन जब भी सिल्कवर्म अपने एग्स देती है एकदम ऐसे पास देती हैं, तो आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। आपके जो येलोइश ब्राउन कलर के उनके एग्स होते हैं, लगभग एक फीमेल 350 एग देती है। जब भी वो अडल्ट हो जाती है
उसके बाद 350 वो दे देती है। एक उसका जो डायापॉज होता है वो एक के अंदर होता है। अब लगभग ये 10 से 14 दिन की रेस्टिंग फेज होती है। अब देखो जो भी यूनिवोल्टाइन स्टेजेस है, चलो इसके बाद में यूनिवोल्टाइन बायोवोल्टाइन क्या है उसके बाद में समझेंगे हम लोग। उसके बाद लार्वा देखो सिल्कवर्म केवल लार्वा कंडीशन में ही खाना खाती है, किसी और कंडीशन में खाना ही नहीं खाती। मलबेरी लीव्स को जब भी वो फीड करेंगी केवल अपनी लार्वा स्टेज में। इसके अलावा ना है कि वो एग्स में तो कोई सवाल नहीं खाना खाने का, पुपा में तो वो रेस्टिंग स्टेज में ही चली जाती है। लेकिन अडल्ट जब भी अडल्ट बनता है वो रिप्रोडक्शन के बाद तुरंत मर जाता है। रिप्रोडक्शन के बाद जब वो एग्स देता है उसकी बात उसकी डेथ हो जाती है, वो तब भी कोई खाना नहीं खाता। केवल लार्वा स्टेज इज द ओनली फीडिंग स्टेज ऑफ सिल्कवर्म। सबसे बड़ी स्टेज अगर कोई है तो यही है, 30 डेज़ की सबसे बड़ी स्टेज होती है लार्वा। अब सिल्कवर्म की जो रीलिंग शुरू होती है, यानी कि जो सिल्क प्रोड्यूस होता है, वो हमारी लार्वा स्टार्ट करती है। लार्वा अपनी मुंडी घुमा के सिल्क प्रोडक्शन शुरू कर देती है, अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेती है जिसको हम कहते हैं ककून। अब प्रोटेक्टिव कवरिंग मेड बाय सिल्कवर्म अराउंड द सेल्फ विद द हेल्प ऑफ सिल्क इट्स कॉल्ड ककून। अपना एक ककून बना लेता है। अब एक ककून बना होता है सिल्कवर्म का एक कंप्लीट धागे से, एक ही धागा होता है जो अपने इर्द गिर्द उसने अपने घर जैसा एक कोष जैसा बनाया होता है। अब आपसे ये पूछा जाए कि सिल्क तैयार करने की स्टेज सिल्क तैयार करने की कौन सी स्टेज है, तो आपका आंसर होना चाहिए लार्वा स्टेज। वो स्टेज है जहाँ से सिल्कवर्म की सिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। अब जब भी लार्वा अपना बुन के पूरा तैयार कर देती है, पूरा उसके ऊपर जो ककून है उसका पूरा बॉडी का अगर कवर कर लेता है, तब हो जाता है रेस्टिंग स्टेज में, यानी कि प्यूपल स्टेज में। अब वो उसकी रेस्टिंग स्टेज होता है, इसमें वो कुछ नहीं करता है, बस अपने आप को ट्रांसफॉर्म होने देता है, अपने आप को मेटामॉर्फोसिस होने देता है। ककून, इसके बाद ककून जो होता है उसके ऊपर का ये आप देख सकते हैं इमेजेस में, ये जो बाहर की प्रोटेक्टिव कवरिंग जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इसी में हमारा सिल्क छुपा हुआ है। अब फाइब्रोनिन और सेरोसिन का एक साथ होने की वजह से हमको इसमें सिल्क नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब भी हम इसको प्रोसेस करेंगे आपको हमारा सिल्क तुरंत दिखाई देगा। अब ककून, इसके ऊपर की प्रोटेक्टिव कवरिंग है। प्यूपा जो है मोशनलेस स्ट्रक्चर है, और ऑफ कोर्स मोशनलेस, उसमें कोई हलचल नहीं है, केवल मेटामॉर्फोसिस हो जाना है। जैसे कि एक भी हमारा मोशनलेस है, ठीक उसी तरह हमारा प्यूपा भी मोशनलेस है। मोशनलेस जिसका मतलब कोई हलचल नहीं, एकदम स्थिर पड़ा हुआ। इसके बाद हमारे अडल्ट स्टेज आती है। अडल्ट स्टेज रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है, जिसमें मेल अडल्ट फीमेल अडल्ट कॉपुलेशन करते हैं। उसके बाद फीमेल जो है अपना एग्स ले करती है, और मेल जो होते हैं कॉपुलेशन के बाद तुरंत मर जाते हैं। अब जो अडल्ट स्टेज होती है वो 12 से 15 दिन तक कंटिन्यू रहती है। उसके बाद अपना वो एग्स ले करेंगी, फिर से शुरू होगा उसका लाइफ साइकिल। एग्स, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट, फिर एग्स, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट, इस तरीके से घूमता रहेगा। इसके बाद कुछ प्रोसेस है, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमको सिल्कवर्म के इसमें जानना ज़रूरी है। स्टिफलिंग, अब देखो स्टिफलिंग होता क्या है। आप स्टिफलिंग को भी शायद AFO 2021 या फिर 20 में पूछा गया है, स्टिफलिंग होता क्या है। अब स्टिफलिंग होता यह है कि जो ये आप ककून देख रहे हैं, सफ़ेद ककून, इसको डाला जाता है सीधे सीधे गर्म उबलते हुए पानी में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक होती है उसकी लार्वा, क्योंकि इसके अंदर होता है इसका प्यूपा जो कि मोशनलेस स्ट्रक्चर है। मोशनलेस हाँ, क्योंकि वो कोई हिल नहीं रहा है, लेकिन वो जीवित भी तो है, वो एक लिविंग है, उसके अंदर उसका मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। अब जब भी वो अडल्ट बनेगा, जब अडल्ट कब बनेगा, जब वो अपने ककून को क्रैक करेगा, ककून को क्रैक करके बाहर आएगा। अब उसने ककून को मान के चलो क्रैक कर दिया। अब हमने शुरुआत की फर्स्ट लाइन में देखा था कि सिल्क एक कंटिन्यूस धागा होता है, एक कंटिन्यूस 1.5 किलोमीटर का धागा होता है। अगर इस धागे को उसने बीच में कहीं कट कर दिया तो हमारे किस काम का, तो हमारे ऐसे छोटे छोटे धागे निकल जाएंगे। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऐसे छोटे धागों का कोई काम नहीं। जिस तरह AFO के एग्ज़ाम में जो बीच में से कोशिश करके छोड़ देते उनका कोई काम नहीं, ठीक उसी तरह छोटे छोटे धागों का बीच में कोई काम नहीं होता है। तो स्टिफलिंग इसके लिए की जाती है कि भाई प्यूपा बाहर ना आ सके, प्यूपा जो अंदर है अंदर ही मरा रहे, बाहर ना आए। तो कोई पूछे कि स्टिफलिंग के बाद कैसा लगता है, तो स्टिफलिंग के बाद ऐसा लगता है ना गुरु, ये ठंडी हवा है, ये कोमल लता है, ये प्यूपा साला अंदर ही मरा रहे, बाहर ही ना आए। तो स्टिफलिंग इज़ द मेथड टू टर्मिनेट द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्कवर्म। हाँ सही है, हम टर्मिनेट करते हैं, उबलते हुए पानी में डाले तो कौन नहीं मरेगा भाई। तो इसको उबलते हुए पानी में डाला जाता है। जब
ककून के अंदर ही मर जाता है। इमर्ज होने से पहले ही उसको हम डेड करार कर देते हैं, उसको हम मार देते हैं। ये तो हो गई स्टिफलिंग, ये तो एक प्रकार की हिंसा हो गई। अब ये तो गांधी जी के आदर्शों के खिलाफ है। तो इसके लिए अहिंसा सिल्क हमने जो पढ़ा था, अहिंसा सिल्क, तो अहिंसा सिल्क में होता क्या है, उसमें ये स्टिफलिंग प्रोसेस हमें नहीं करनी पड़ती। उसका प्यूपा जो है स्टिफलिंग के पहले ही इमर्ज हो जाता है, तो इसलिए उसको नॉन वायलेंट सिल्क या फिर पीस सिल्क कहते हैं। अब ये किया क्यों जाता है, तो प्रिजर्व द इंटीग्रिटी। जैसा कि मैंने बताया, अगर 1 से 1.5 किलोमीटर का आपका धागा अगर कहीं भी ब्रेक हो जाता है तो वो सिल्क आपके किसी भी काम का नहीं रहा, उसको आपको वहाँ से उठाना है, कचरे के डिब्बे में फेंक देना है। जिस तरह अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आपको भी उठाया जाएगा लाइब्रेरी से, सीधा कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाएगा। तो पढ़ाई करो, लड़की के चक्कर में ना पड़ो। उसके बाद स्टिफलिंग हम ऑफकोर्स स्ट्रीम ड्राइंग से भी उसको उबलते हुए पानी में डाल सकते हैं, सन ड्राई करके भी कर सकते हैं, स्टीम ड्राइंग करके, हालांकि एक अपग्रेडेशन है इसका बॉइलिंग का, हम इसे भी कर सकते हैं। अब देखो स्टिफलिंग जब भी हम करते हैं, जब भी हम बॉयल वाटर से करते हैं, इससे 2 फायदे हैं, ओवर द सन ड्राइंग और स्टीम ड्राइंग। जब भी हम स्टिफलिंग करते हैं, इसमें जो सेरेसिन होता है, सेरेसिन जो कि एक प्रोटीन होता है, जो गमी प्रोटीन होता है, जो ककून होता है, उसको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक हार्ड शील्ड बनने की मदद करता है। तो ये सेरेसिन जब भी हम इसको उबलते हुए पानी में डाल देते, पानी में ये घुल जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। इसके डिज़ोल्व होने की वजह से हमको रीलिंग, इसके आगे एक प्रोसीजर होती है रीलिंग, यानी कि धागा निकालना। धागा निकालने वाली प्रोसीजर एकदम ईजी हो जाती है। अब जो कि हमारा प्यूपा अंदर मर गया है, तब वो अलग हो जाएगा, ये प्रोटीन अलग हो जाएगा और हमको हमारा मिलेगा प्योर रॉ सिल्क। तो चलिए देखते हैं आगे एक प्रोसीजर। इसके बाद आती है रीलिंग। अब देखो इन सुंदर कन्याओं को कोई नहीं देखा, अब सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊँगा वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रोसेस होता है, किसका प्रोसेस, केयरफुली इसको देखना, उनको नहीं। केयरफुली अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क थ्रेड को अनवाइंड करने का। अब जो हमारा सिल्क वर्म है उसने तो गोल गोल करके अपना तो बुन दिया सिल्क। अब इसको सही तरीके से इसमें से एक थ्रेड निकालना, उसको बुनना, ये भी बड़ी कौशल की चीज़ होती है, बड़ी स्किल की चीज़ होती है। तो ये भी अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क थ्रेड करना भी एक स्किल की चीज़ होती है, जो कि हमें केयरफुली करनी है। अब इसमें होता क्या है कि भाई लोकेटिंग द लूज एंड। अब देखो जब भी हम इसको स्टिफलिंग करेंगे, जब भी हम बॉइलिंग वाटर में डालेंगे, तो इसमें होगा क्या, हमको एक लूज थ्रेड मिल जाएगी, एक लूज एंड मिल जाएगा। जब भी उसका सेरेसिन घुल जाएगा तो एक लूज एंड ऐसे आपको लटकते हुए मिलेगा बाहर, तो उस लूज एंड को पकड़ना है और उसको बाहर खींच लेना है। अब जैसे हम उसको लूज एंड को पकड़ते हैं उस ककून के, टू बी जेंटलमैन नॉट टू बी हार्श, तो जेंटली हमको इसको बाहर निकालना है, उसका धागा ककून से बाहर निकालना है। इससे होगा क्या, इससे इसकी क्वालिटी और लेंथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्वालिटी मेंटेन रहेगी, इसकी लेंथ भी बरकरार रहेगी। अब हमारी रीलिंग क्या करती है, क्वालिटी और लेंथ को डिटरमाइन करती है। उसके बाद स्टिफलिंग, हालांकि पॉइंट शायद यहाँ रिपीट हो गया है। स्टिफलिंग हमारी कैसे होती है, सन ड्राइंग से या स्टीम ड्राइंग से, ऑफकोर्स दोनों तरीके से हो सकती है, लेकिन मैं तो कहता हूँ मारो साले को, डाल दो उबलते पानी में, नरक की सजाएं जो वहाँ मिलनी है यही भी डाल दो। उसके बाद होल्टिज्म एक कंसेप्ट आता है सिल्कवर्म में। अब होल्टिज्म के कंसेप्ट पर शायद 2000 RRB में और हमारे AFO ने 2020 में तहलका मचा दिया था। यूनी होल्टाइन और मल्टी होल्टाइन दोनों पूछ लिए थे। अब समझते हैं कि होल्टिज्म क्या होता है। सबसे पहले होल्टिज्म होता यह है कि एक साल में, एक ईयर में आपका जो इंसेक्ट है या फिर आपका जो सिल्कवर्म है वो कितनी जनरेशन पूरी करता है। अगर 1 जनरेशन पूरी करता है तो हो गया यूनिवोल्टाइन सेल, अगर 2 जनरेशन पूरी करता है तो हो गया बाइवोल्टाइन, अगर 2 से ज़्यादा जनरेशन करता है तो हो गया आपका मल्टी होल्टाइन। तो यूनिवोल्टाइन रेसेस क्या होती हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेंस, सारे सिल्कवर्म नहीं, कुछ सिल्कवर्म के कुछ ऐसी स्पेसीज, कुछ ऐसी ब्रीड्स जो कि उनकी लाइफ साइकिल एक एनुअल ईयर में कंप्लीट करते हैं। और उनकी कितने लाइफ साइकिल होती है, केवल एक ही लाइफ साइकिल वो पूरे ईयर में कंप्लीट कर देते हैं। सही बात, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद यूनिवोल्टाइन जो रेसेस है सबसे सुपीरियर क्वालिटी का सिल्क प्रोड्यूस करती है, जो हम कहते हैं कि टॉप क्वालिटी का सिल्क, A1 क्वालिटी का सिल्क यूनिवोल्टाइन रेस से ही आता है। यूनिवोल्टाइन रेस का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मरबेरी सिल्कवर्म, जिसका प्राइस
बढ़िया है, एकदम आसमान छू रहा है। तो सर आसमान छू रहा है मतलब कितना आसमान छू रहा है? 4,500 रुपये किलो बिक रहा है ये, समझ रहे हो? लगभग तुमने एक महीने में अगर 20 किलो सिल्क भी प्रोड्यूस कर लिया तो एक AFO की सैलरी आराम से कमाओगे। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। उसके बाद एंथेरिया पायरोली जो कि ओक सिल्कवर्म है, ये भी यूनिवोल्टाइन रेस में आता है। फिर से यूनिवोल्टाइन रेस क्या होता है? जो कि एक लाइफ साइकिल पूरे ईयर में कंप्लीट करता है। इसका सिल्क सुपीरियर होता है। इसके परफेक्ट एग्जाम्पल मलबेरी सिल्क और एंथेरिया प्रोली। अब बात करते हैं बायोवोल्टाइन की। बायोवोल्टाइन वो क्या होता है? ऐसे रेसेस जो कि 2 जनरेशन पर ईयर जो कंप्लीट करते हैं अपने 2 जनरेशन पर ईयर। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है टस्सर सिल्कवर्म। अब उसके बाद आते हैं मल्टीवोल्टिज्म की तरफ। मल्टीवोल्टिज्म क्या होता है? जब आपका सिल्कवर्म 2 से ज़्यादा जनरेशन कंप्लीट कर रहा हो, यानी कि मान के चलो उसके नाना नानी दादा दादी पोता पोती उसके भी बच्चे एक ही जनरेशन में आ रहे हैं, एक ही साल में आ रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं मल्टीवोल्टिज्म। इसके बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? इरी सिल्कवर्म, आपका मुगा सिल्कवर्म। इरी सिल्कवर्म का कलर क्या होता है? क्रीमी वाइट। मुगा सिल्कवर्म का G फॉर पार्लेजी, G फॉर जीनियस नहीं, G फॉर गोल्डन कलर। ये तो हो गया आपके वोल्टिज्म। इसके बाद आता है डिसीज और पेस्ट पे। तो शुरू करते हैं सिल्कवर्म के डिसीजेस। सिल्कवर्म के डिसीजेस जैसे कि वायरल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज, प्रोटोजोअल डिसीज। मोटा मोटी हम इसको 3 ग्रुप सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो हमारा पहला डिसीज है पेब्रिन। पेब्रिन होता किससे? प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोअल डिसीज है। अब कौन सा प्रोटोजोआ? नोसेमा बॉम्बिस। नोसेमा बॉम्बिस, इससे होता क्या है? अब हमको कैसे पता चलेगा कि सिल्कवर्म पे नोसेमा बॉम्बिस आया है, पेब्रिन डिसीज आया है? तो उसके सिम्टम्स और साइन क्या होंगे? तो देखो अनइक्वल साइजेस ऑफ लार्वा। एक लार्वा इतनी बड़ी होंगी, एक लार्वा इतनी छोटी होंगी। यही बिरबल की तरह अगर अकबर बादशाह बोले कि भाई ये बड़ी लाइन छोटी कर दो, तो कैसी होगी? उसके लिए ठीक बगल में एक छोटी लाइन खींच दो, अपने आप ये लाइन बड़ी हो जाएगी। उसके बाद क्लीन वर्म सिम्टम। अब देखो क्लीन वर्म सिम्टम को समझो। अब जब आप ये देख ही रहे हैं इस लार्वा को, तो इसमें आपको दिख रहा होगा 1 2 3 इस तरह के अपेंडेजेस बने हुए हैं। हालांकि ये जो इमेज मैंने यहाँ पे लगाई है ये एकदम पहली स्टेज का पेब्रिन है। अगर पेब्रिन में अगर हम एक्यूट पेब्रिन की बात करें तो इसमें होता क्या है? क्लीन लार्वा सिम्टम आते हैं जिसमें ये जो अपेंडेजेस है वो नहीं होते, केवल एक सिलेंड्रिकल बॉडी दिखती है आपको। एब्सेंस ऑफ अपेंडेजेस इज कॉल्ड क्लीन वर्म सिम्टम। केवल एक सिलेंड्रिकल बॉडी का होना क्लीन वर्म सिम्टम कहलाता है। उसके बाद ब्लैक पेपर स्पॉट, ये देख रहे हैं आप? स्पॉट देख रहे हैं? छोटे जो स्पॉट बने हुए हैं इस पर, ये किसका लक्षण है, किसका सिम्टम है? ये सिम्टम है पेब्रिन का। पेब्रिन का सबसे बड़ा सिम्टम है एक ब्लैक पेपर स्पॉट। तो ये याद रखिएगा, ब्लैक पेपर स्पॉट इज़ द मेजर सिम्टम ऑफ पेब्रिन। अब यहाँ पे हमने काले काले डॉट देख लिए। इसके अलावा स्पिटिंग एंड वेस्टिंग ऑफ सिल्क। देखो स्पिटिंग एंड वेस्टिंग सिंपल लैंग्वेज में समझे, ये सिंपल लैंग्वेज में अगर इस बात करें तो अपना एक ककून बुन नहीं पाता है। जो उसका ककून बुनने की प्रोसीजर वो कर नहीं पाता है, उसमें स्पिटिंग हो जाती है। स्पिटिंग यानी कि उसने आधा बुन लिया, उसके बाद छोटे छोटे धागे बन जाते हैं उसके। जो एक कंटिन्यूस धागा होता है वो ब्रेक हो जाता है हज़ारों टुकड़ों में। तो ये जो स्पिटिंग और वेस्टिंग मतलब कि ककून ठीक ठाक बन नहीं पाता, एकदम प्रॉपर जो शेप चाहिए, प्रॉपर जो साइज चाहिए उस तरीके से बन नहीं पाता, इसलिए वेस्टिंग ऑफ सिल्क भी हो जाता है। उसके बाद डिफॉर्म एंटीनी, ये देख रहे हो एंटीनी डिफॉर्म हो जाते हैं। अब ये जो ऐसे होने चाहिए एकदम स्ट्रेट, वो एकदम ऐसे बल्कि और फूक जाते हैं, तो डिफॉर्म हो जाते हैं। अब अडल्ट में क्या सिम्टम दिखते हैं? मान के चलो लार्वा हमारी गुजर गई प्यूपा में, प्यूपा से आ गए अडल्ट में, तो अडल्ट में क्या दिखता है? अडल्ट में अनस्ट्रेच्ड एंड डिसकलर्ड विंग्स, यानी कि उसमें अल्बिनिज्म आ जाता है। उसकी पूरे शरीर में नहीं, केवल उसके विंग्स में। अब अल्बिनिज्म क्या होता है? अल्बिनिज्म इज द अब्सेंस ऑफ पिगमेंट, यानी कि सिल्कवर्म का जो कलर है वो आ नहीं पाता है। उसके बाद स्केल फॉल। अब स्केल फॉल क्या होता है? अब आपने कभी सांप देखा होगा, सांप की जो काट छोड़ता है अपनी, जो सांप अपनी चमड़ी बदलता है, इसको हम बोलते हैं स्केल्स। तो स्केल्स ऑफ इजीली फ्रॉम द बॉडी, इसकी बॉडी से हम आसानी से स्केल ऑफ निकाल सकते हैं, यानी कि इसकी जो ऊपर वाली चमड़ी आसानी से निकल जाती है।
अब कभी आपने मछली देखी होगी, मछली के ऊपर हज़ारों स्केल्स होते हैं, तो इसी तरीके के स्केल्स इस पर पाए जाते हैं और वो आसानी से निकल जाते हैं। अब इसका हम कंट्रोल कैसे करें? DFL यानी कि डिसीज़ फ्री लार्वी। हम अगर शुरुआत से ही डिसीज़ फ्री लार्वी का पालन पोषण करें, उसका रेयरिंग करें, तो हमारे इसमें डिसीज़ की संभावना आएगी ही नहीं। तो हम DFL को बढ़ावा देंगे। उसके बाद फॉर्मेलिन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन केवल 4 से 5%। वरना पता चला आपने 90% तक फॉर्मेलिन ले लिया तो लार्वा को कुछ नहीं होगा, इन द सेंस कुछ भी नहीं होगा, वो तो अपना सिरा मर जाएगी और 100 साल के लिए उसमें प्रिजर्व हो जाएगी। फॉर्मेलिन इसी काम आता है कि डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए। वो डेटॉल की ज़रूरत नहीं है कि माँ आप डेटॉल क्यों इस्तेमाल करती हो, माँ कहती है कुछ नहीं होगा, तो ठीक इसी तरह फॉर्मेलिन से कुछ नहीं होगा, उसकी बॉडी हमेशा 100 सालों के लिए प्रिजर्व हो जाएगी। उसके बाद डिसीज़ रेजिस्टेंस रेसेस हम इस्तेमाल करें, जैसे कि निस्तारी एक डिसीज़ रेजिस्टेंस पेब्रिन रेजिस्टेंस रेस है। इसकी एक स्पेसीज़ है जो अलग से हम पढ़ेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट डिसीज़, वायरल डिसीज़ पे। वायरस आजकल हर जगह है। देखो, कोरोना वायरस, मोबाइल में वायरस, लैपटॉप में वायरस, तुम्हारे दिमाग में भी वायरस, 3 इडियट्स में भी वायरस, यहाँ पर भी वायरस। एक वायरल डिसीज़ है जिसको हम ग्रासरी बोलते हैं या फिर पॉलीहाइड्रोसिस बोलते हैं। अब क्यों? अब NPV का नाम सुना होगा आपने, एक ही नाम सुना है यार, HANPV, जो कि कॉटन की बॉलवर्म को मारने में काम आता है। ठीक वही वायरस यहाँ पर भी है। अब अगर वो वायरस हमारे सिलिकॉन पे अटैक कर दे तो हमारे सिलिकॉन का क्या होगा? अब देखो, सिंपल सी बात है, HANPV काम कैसे करता है? HANPV जाता है गट में, गट समझता है, गट यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम। अब उसमें जाता है और उसको ब्लॉक कर देता है। अब उसमें होगा ये, उसका एपेटाइट लॉस होगी। एपेटाइट यानी कि भूख, उसको भूख ही नहीं लगेगी मेरे भाई। अगर भूख ही नहीं लगेगा, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? सिलिकॉन को भूख ही नहीं लगेगी तो वो चबाएगा क्या? उसके बाद एनल प्रोस्टेशन, यह सबसे यूनिक सिम्टम है इस बात का कि उसको ग्रासरी इन्फेक्ट किया है, पॉलीहाइड्रोसिस ने इन्फेक्ट किया है, या फिर उसको वायरल डिसीज से। अब ये जो आप लार्वा देख रहे हो, अब ये यहाँ से मुड़ के यहाँ तक गई है, यानी कि इसका एनल प्रोस्ट्रेशन हुआ है। ये हालांकि कंप्लीट एनल प्रोस्ट्रेशन नहीं, इसका बीच में ही हुआ है। अब एनल प्रोस्ट्रेशन होता यह है कि एक लार्वा है और एकदम ऐसे लास्ट में मुड़ी हुई है, इसको कहते हैं एनल प्रोस्ट्रेशन, यानी कि उसका पिछला भाग जो है ऊपर आ चुका है। एनल प्रोस्ट्रेशन याद रखना, एनल प्रोस्ट्रेशन ग्रासरी का सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। उसके बाद उसकी स्किन वाइट हो जाती है, ऑफ कोर्स उसके बम्स जो होते हैं वो रेज हो जाते हैं, वही एनल प्रोस्ट्रेशन को हम रेज बम कह सकते हैं। आपने वो गाना तो सुना होगा, हाय गर्मी, ठीक उसी डांस की तरह हमारा ग्रासरी वाला सिलिकॉन डांस करता है, हाय गर्मी। उसके बाद रप्चर्ड स्किन एक्सक्लूडिंग मिल्की वाइट कलर। अब जब भी हम इसको दबाएंगे वहाँ से आएगा एक मिल्की वाइट कलर का फ्लूइड। हालांकि आपको दबा के नहीं देखना है, आप जाएंगे हर एक लार्वा दबाएंगे किसको ग्रासरी हुआ किसको नहीं। उसके बाद रेस्टलेस लार्वी। अब होता क्या है, जब भी वायरस डिसीज आता है, मान के चलो ये एक ट्रे है जिसमें हमने उनको पत्ते खिलाने के लिए रख दिया, यहाँ पे पत्ते वत्ते पड़े हुए हैं, लेकिन आपकी लार्वा जो है पत्ते खाने से भी पत्ते तो वो खा नहीं रही है, तो वो जा कहाँ रही है, ऐसे एकदम ट्रे के एकदम आजू बाजू ऐसे जमा हो गई। एकदम रेस्टलेस लार्वी रेयरिंग ट्रे के एकदम कोने पे जाके ऐसे बैठ जाएंगे। ये भी एक सिम्टम है जिससे कि आप पहचान सकते हैं इनको ग्रासरी हुआ है। उसके बाद इरेगुलर मोल्ट। अब मोल्टिंग एक प्रोसीजर होती है जिसमें कि लार्वा एक इंस्टाज से दूसरे इंस्टाज में जाती है, और वो मोल्टिंग सही से ना हो पाने की वजह से ग्रासरी को हम इजीली पहचान सकते हैं। उसके बाद ट्रांसलूसेंट सेफेलोथोरैक्स। तो इंसेक्ट की बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। अब प्रोथोरैक्स में आता है उसका सर, मेसोथोरैक्स में आता है उसका चेस्ट का स्ट्रक्चर, उसके विंग्स वगैरह, और मेटाथोरैक्स में आता है उसका एब्डोमेन। अब देखो सेफेलोथोरैक्स कहाँ आता है। सेफेलोथोरैक्स वो जगह होती है जो प्रोथोरैक्स और मेसोथोरैक्स को जोड़ के रखती है। अब वो जगह इस डायग्राम में अगर मैं बताऊं, अगर मुझे इसका सर दिख नहीं रहा है, सर कहाँ से पाँव कहाँ से, ये मुझे ठीक से पता नहीं चल रहा है। अगर मैं यहाँ से इसका सर पकड़ूँ, हालांकि मुझे भी पता नहीं उसका सर कहाँ है, अगर मैं यहाँ से इसका सर पकड़ूँ तो ये चीज़ जो मुझे दिख रही है ये उसका सेफेलोथोरैक्स हो सकता है। अब एकदम ट्रांसलूसेंट हो जाता है। ट्रांसलूसेंट मतलब देखो 3 चीज़ होती है, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपैक। अब ट्रांसपेरेंट क्या होता है, आपको आर पार दिख सकता है। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, केवल भाई आपको अंदर का पार्ट दिखता है,
अंदर का पार्ट जब दिखेगा आपको वो ट्रांसपेरेंट होगा। और ओपेक मतलब आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, आपको ये भी नहीं दिख रहा है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ चीटिंग करके किसी और के साथ जा रही। तो इसका कंट्रोल कैसे करें? गर्लफ्रेंड के भागने का नहीं, ग्रासरी का कंट्रोल कैसे करें? ग्रासरी के कंट्रोल के लिए हमको 2% फॉर्मेलिन से उसको नहलाना है। किसको नहलाना है? रूम को नहलाना है। सिल्कवर्म को नहीं नहलाना है मेरे भाई, तुम सिल्कवर्म को नहलाओगे तो मर जाएगा वो। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर आपका जो सोडा होता है उससे रूम को नहलाना है, सिल्कवर्म को नहीं। उसके बाद रेशम कीड़ ओजूद, किशम रीड ओजूद, RKO या फिर लेबेक्स, ये कुछ दवाइयाँ आती हैं, ये कुछ एंटीवायरल आता है, एंटीवायरल लिक्विड आता है, आपको इसको स्प्रे करना है। इसके अलावा ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करना है नेप्थोडाइसिक एसिड या फिर p-अमीनोब्यूट्रिक एसिड का, या फिर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करना है नेलिडिक्स एसिड का या फिर p-अमीनोब्यूट्रिक एसिड का। ये होगा इसका कंट्रोल। अब देखो इसमें याद क्या रखना है। अब इसमें आपको ग्रासरी कौन सा डिसीज़, ये सबसे पहले याद रखना है, वायरल डिसीज़, क्योंकि ये 2023 में पूछा गया था। मैंने जब एफओ का मेंस दिया था तब ये आया था, उसमें साफ साफ उल्लेख था ये पोलहाइड्रोसिस का। तो मैंने नीचे पढ़ा ही नहीं, सीधे ग्रासरी ऑप्शन टिक कर दिया, मेरा बराबर आ गया। और बाकी जिन्होंने क्वेश्चन पढ़ा था सब ने गलत कर दिया। उसके बाद बात करते हैं फ्लैचरी की। अब फ्लैचरी के अलग अलग नाम है भाई, ये बड़ा ही अपने आप में ही खतरनाक डिसीज़ है फ्लैचरी। तो इसे श्रिंकिंग डिसीज़ क्यों कहते हैं? तो श्रिंकिंग डिसीज़ इसलिए कहते हैं जब भी इसको हम देखेंगे, जब भी फ्लैचरी इन्फेक्टेड लार्वा को हम देखेंगे तो एकदम ऐसा लगेगा वो एकदम चपटी हो गई, उसमें बॉडी से सारा वाटर निकल गया है। अब ये ठीक उसी तरह दिखेगी जिस तरह विमल खाने वाला अजय देवगन दिखता है। उसके बाद क्लियर हेड डिसीज़, फेशियल चेन डिसीज़। अब देखो फेशियल चेन, इसके बारे में समझते हैं लास्ट में। अब ये होता किससे है? बैसिलस बोम्बिसिस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस बोम्बाइसिस, ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। आपको ये याद रखना है, फ्लैचरी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। डिसीज़ का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, ये सबसे बढ़िया है। आप एक वक्त के लिए उसका नाम भूल जाए, लेकिन वो किस टाइप का डिसीज़ है आपको एफओ में ये ज़रूर याद रखना है। तो ये बैक्टीरियल डिसीज़ है। अब इसका सबसे बड़ा सिम्टम क्या है? तो भाई जब भी यह फीकल मैटर बाहर डालता है, जब भी कुछ खाएगा फीकल मैटर जब बाहर डालेगा तो ऐसी एक्सक्रीटा की एक चेन बना देगा। तो फीकल चेन डिसीज़, इसको फीकल चेन डिसीज इसलिए कहते हैं। क्लियर हेड क्यों कहते हैं? भाई उसका हेड जो है वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है। ट्रांसलूसेंट, जिसने द बॉय सीरीज देखी होगी उसको ट्रांसलूसेंट तो पता होगा। उसके बाद श्रिंकिंग डिसीज़, लार्वा आप फोटो में देख पा रहे हैं पूरी तरीके से सिकुड़ गई है, एकदम उसका खून पी लिया गया है। जिस तरह एक वाइफ अपने हस्बैंड का खून पी लेती है, ठीक उसी तरीके से इसका खून पी लिया है फ्लैचरी ने, एक बैक्टीरिया ने। अब श्रिंकिंग ऑफ बॉडी की श्रिंकिंग होना भाई, तो ऊपर से दिख रहा है श्रिंकिंग डिसीज़ है। लार्वा यूजुअली रिफ्यूज़ टू टेक एनी फूड। अब जब खाएगा ही नहीं तो बॉडी में कहाँ से आएगा? तो खाएगा नहीं तभी श्रिंक होगी। उसका डल कलर एंड ब्लैक ब्राउन बॉडी, काला पड़ जाता है यार ये। उसके बाद साइन ऑफ पेन, कन्वर्जन, डेथ तो होना कन्फर्म है। बैक्टीरियल डिसीज़ का सबसे टिपिकल सिम्टम है उसकी डेथ, सीधे डेथ के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद उसका कैराकास जो है, मरने के बाद उसमें से एक फाउल स्मेल आती है। फाउल स्मेल कैसी होती है? कोई भी फिश को आप मार के 2 दिन घर में रखिए, ठीक उस तरह जिसकी स्मेल आएगी, ठीक हमारे सिल्कवर्म उसी तरीके से स्मेल देगा। उसके बाद डायरिया एंड वोमिटिंग, ये तो होता रहेगा, लेकिन सबसे टिपिकल सिम्टम क्या है? फीकल चेन डिसीज जो है, उसका जो फीकल मैटर वो एक चेन में बाहर आता है। इससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसको फ्लैचरी हुआ है। उसके बाद ये हमारा है फंगल डिसीज, मस्कार्डिन में देखिए होता क्या है। अब मस्कार्डिन 2 तरह के होते हैं, एक ग्रीन मस्कार्डिन, दूसरा वाइट मस्कार्डिन। अब उसके बस नाम में फ़र्क है, उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है वो तो फंगस है ही ऑफ कोर्स, बस उसका जो कॉजल एजेंट है जो उसका नाम है। अब देखो ग्रीन मस्कार्डिन में होता है मेटराइजियम एनिसोपोली से। अब मेटराइजियम एनिसोपोली जो कि एक ग्रीन फंगस है, इसकी वजह से ये तो हो गया ग्रीन मस्कार्डिन। अब बुवेरिया बैसियाना, ये तो हमारी वाइट फंगस है,
इसकी वजह से होता है वाइट मस्कार्डिन। अब मस्कार्डिन होता क्या है मेरे भाई, जब भी किसी के बॉडी पर एक मम्मीफाइड लेयर आ जाए, ये देखो मम्मीफाइड लेयर, तुमने इजिप्ट वाली मम्मी तो देखी होगी जो कि एकदम कपड़ों में लपेटी हुई होती है और वो आती है सिर्फ केवल और केवल भूतों वाली मूवीज़ में बाहर। तो वो ग्रीन मम्मीफाइड बॉडीज़ यहाँ पे बन जाती हैं। अनइक्वल लार्वी ये तो बात का सिम्टम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम है मम्मीफाइड बॉडीज़। मम्मीफाइड बॉडीज़ किस डिसीज में आती है, तो मस्कार्डिन में डिसीज में आती है। उसके बाद कलर पैचेस एट स्पाइरेकल्स और लेग बेसिस। देखो जब तुम मम्मीफाइड बॉडी से आगे जाओगे तभी तुमको ये दिख पाएगा। मैं तो कहता हूँ ग्रीन मम्मीफाइड बॉडीज़ पे ही सब कुछ छोड़ दो, एक ही सिम्टम याद रखो पूरे डिसीज का। अगर आपको 2 डिसीज सेपरेट करना है एक दूसरे से तो मैं कहता हूँ एक ही सिम्टम याद रखो। उसके बाद वाइट मस्कार्डिन जिसको हम कैल्सिनो भी बोलते हैं। कैल्सिनो क्यों, क्योंकि कैल्सिनो चौक देखा है आपने, चौक में क्या होता है, कैल्शियम, ठीक चौक की तरह ये बॉडी दिखती है, इसलिए हम इसको कैल्सिनो कहते हैं। अब ये होता है बुवेरिया बेसियाना की वजह से। अब बुवेरिया बेसियाना आपको पता है कहाँ यूज़ होता है, जो हमारी पिंक बॉलवर्म है, कॉटन में जो पिंक बॉलवर्म है उसके किलिंग के लिए हम बुवेरिया बेसियाना यूज़ करते हैं। तो बुवेरिया बेसियाना कहाँ यूज़ होता है, पिंक बॉलवर्म में। अब मम्मीफाइड बॉडीज़ वहाँ भी है यहाँ भी है, फ़र्क क्या है, फ़र्क है केवल कलर का, यहाँ वाइट है वहाँ पर ग्रीन है। तो ग्रीन मस्कार्डिन मेट्राइजियम एनिसोपोली, वाइट मस्कार्डिन बुवेरिया बेसियाना। बाकी के सारे सिम्टम यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ग्रीन मस्कार्डिन होता है मेट्राइजियम से, वाइट मस्कार्डिन होता है बुवेरिया से। अब बहुत से लोगों की ये शिकायत है सर नाम याद नहीं रहते, क्या करें। तो देखो नाम तो मेरे भी शुरुआत में याद नहीं रहते थे, लेकिन जब भी आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अगर ना याद हो तो फिर इसके लिए मेरे पास ट्रिक्स हैं, ये आपको यहाँ नहीं हमारे पेड कोर्सेज में मिलेंगी। उसके बाद ये एक ही इंसेक्ट है उजी फ्लाई, ये देख रहे हो ये एक फ्लाई है, जिस तरह की आपकी एक घर में एक मक्खी होती है ठीक है उसी तरह दिखती है। अब उजी फ्लाई इसका नाम है एक्सोरिस्टा सॉर्बिलेंस। एक्सोरिस्टा सॉर्बिलेंस क्या करती है भाई, ये ब्लैक स्पॉट डाल देती है, सीधा सीधा बॉडी पे ब्लैक स्पॉट डाल देती है। अब ये जो ब्लैक स्पॉट तुम देख रहे हो ये किसकी वजह से है, ये इसी मक्खी चूस की वजह से है। अब होता यह है जब ये ब्लैक स्पॉट देती है तो यहाँ पर अपने अंडे दे देती है, इसी की वजह से आप ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं। अब जब भी अपने अंडे देती है, हालांकि ये एक फ्लाई है। अब फ्लाई का जो मैगट होता है, अब यहाँ से जब इसके एग्स फर्टाइल होंगे, एग्स का जब हैचिंग होगा यहाँ से उसके मैगट बाहर निकलेंगे और सीधा इसके बॉडी में एंटर कर जाएंगे, इसकी बॉडी को अंदर से ही खाने लगेंगे। तो मैगट की अंदर से एंट्री होगी, वो वहाँ पे एक शॉर्ट होल बनाएंगे, मतलब कि एकदम छोटे छोटे बारीक बारीक होल बनाएंगे, और जिससे कि हमारा पूरा का पूरा पूरे सिल्कवर्म पे वो काबू कर लेंगे। अब काबू करने के बाद होता क्या है कि हमारा सिल्कवर्म ककून ठीक से नहीं बना पाएगा, एकदम डिटोरेट ककून बनाएगा, जिससे कि क्या अफेक्ट होगा, अल्टीमेटली हमारी क्वालिटी अफेक्ट होगी, हमें क्वालिटी सिल्क नहीं मिलेगा। अब यूजी मैगट जो है वो ब्लैक स्पॉट दिखाता है, जहाँ से भी एंट्री लेगा वहाँ पे ब्लैक स्पॉट छोड़ेगा। अब इस पे भी दिखता है, इसके अलावा ये कहाँ दिखता है, ये जो ककून है, अगर ये ककून को आप ध्यान से देखेंगे, जो भी यूजी फ्लाई ने इन्फेक्ट किए गए हैं वहाँ पर एक बारीक सा आपको एक होल दिखेगा, ककून पर भी, इसके और नो डाउट इसके बॉडी में दिखेगा आपको, लेकिन ककून पर एक बारीक होल दिखेगा आपको, जिसमें कि आपको पुपा मरा हुआ पाया जाएगा। तो ये भी एक टिपिकल सिम्टम है यूजी फ्लाई के अटैक का। हालांकि यूजी फ्लाई हर सीज़न में दिखाई जाती है, लेकिन विंटर में इसका इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब इसको हम कंट्रोल कैसे करें, अब इसको कंट्रोल करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि हम फिजिकल बैरियर बिठा दें, जो कि हमारी डोर्स है, विंडोज़ है, जो कि हमने पूरा नेट बनाया है उसमें हम वायर के मेश लगा दें, यानी कि छोटे छोटे जो होल वाले जो पर्दे आते हैं उसको लगा दें, या फिर 1% बेंजोइक एसिड का स्प्रे करें। इसके अलावा यूजीसाइड टैबलेट जो आती है, इसको हम 2 टैबलेट पर लीटर मिला के रख दें ताकि इसमें आ जाएगी। इसके अलावा एक एक्टोप्यूपल हाइपर पैरासाइट आता है जिसका नाम है नेस्लोनिक्स थाइमस। नेस्लोनिक थाइमस को हम अगर पूरे कल्चर पे अगर छिड़क दें तो अल्टीमेटली एक हाइपर पैरासाइट का काम करेगा, और जब भी ये यूजी फ्लाई अटैक करेगी काउंटर अटैक हमारे पास रेडी रहेगा और
हमारे सिल्कवर्म का इससे कहीं ना कहीं नुकसान होने से बच जाएगा। तो हम ये तो हमने देख लिया ईजी फ्लाई। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम कुछ पीवाई को डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हैं, जैसे कि आपके आरआरबी एसओ, आईबीपीएस, एएफओ या फिर नाबार्ड की जो ग्रेड ए की एग्ज़ाम होती है उसमें। तो चलिए देखते हैं। तो देखो ये 2023 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब का क्वेश्चन है ये। तब का क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। क्वेश्चन की जो लेंथ है बहुत ज़्यादा थी। इसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन की लेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा रखी है, और उस वक्त पेपर भी थोड़ा सा टफ आया था, इन द सेंस कि क्वेश्चन के आंसर्स टफ नहीं थे, बस क्वेश्चन को इतना घुमा फिरा के पूछा गया था कि पूछो मत। तो पहला क्वेश्चन था कि डिस्ट्रक्टिव पॉलीहाइड्रल, वायरल पॉलीहाइड्रल, बस मैंने यही तक पढ़ा था, बाकी क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं। अब देखो बाकी का क्वेश्चन अगर मैं पढ़ता, रिलेटेड टू विल्ट एंड मार्केटेड बाय स्पॉट येलोइंग्स ऑफ द स्किन, इंटरनल लिक्विडिफिकेशन कॉल्ड जॉन्डिस, ये सब पढ़ता तो कहीं ना कहीं मैं कंफ्यूज हो जाता। इसके लिए मैंने उठा सीधा वायरल डिसीज़ अपना ग्रासरी लगाया और चल दिया। तो एग्ज़ाम में जब भी आप जाएंगे तो ये एक टैक्टिक अपनी यही रखना कि जो भी पढ़ा हुआ है अगर वो शुरुआत में आपको मिल जा रहा है, हाँ हालांकि क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना है, ये इसमें कोई दौरा नहीं पूरा पढ़ना है, लेकिन आपका आंसर आपको कुछ ऐसे पॉइंट देख के डिसाइड कर लेना है कि हाँ ये इसका आंसर हो सकता है। अब देखो जॉन्डिस जो पेट से रिलेटेड बीमारी है, अब मुझे उस वक्त नहीं पता था कि जॉन्डिस है क्या, हालांकि हम इस वक्त 22-23 साल के, लेकिन जॉन्डिस का कोई नामो निशान नहीं है। तो बस इतने से क्लू पे मैं आंसर कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एफओ उसी वक्त हमारे 2023 में पूछा गया था कि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है सिल्कवर्म का। अब देखो सिल्कवर्म हो या फिर कोई भी इंसेक्ट हो, उनमें अगर माल्फेजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है तो वो उनका सबसे खास एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। माल्फेजियन ट्यूब्यूल्स अगर मान के चलिए कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपको ऐसी दिख रही है, ये उसका गट हो गया, यहाँ पर माल्फेजियन ट्यूब्यूल्स कुछ इस तरह के फैले रहते हैं, जो कि आपका फूड में जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, फूड में जो भी एक्सक्रीट आता है वो इसके थ्रू बाहर आता है। तो देखिए जब भी फूड इंटेक होगा ये जाएगा उनके गट में, यहाँ पर उनका क्रॉप वगैरह हो गए, जैसे कि गट होगा या फिर इसको हम कहते हैं क्रॉप, यानी कि उनकी जो फूड बैग होगी उसे हम क्रॉप कहते हैं। अब यहाँ पर 3-4 ऑप्शन में हम कंफ्यूज हो सकते थे, जैसे कि रेक्टल ग्लैंड कहाँ होती है, यहाँ पर एकदम एनस के एकदम ठीक ऊपर होती है रेक्टल ग्लैंड। तो रेक्टल ग्लैंड भी थी, माल्फेजियन ट्यूब्यूल्स भी थे। अब देखो ये नेफ्रोसाइट्स कहाँ होते हैं, ये तो होते किडनी में, हालांकि ये उसमें नहीं पाए जाती, ये इंसानों में होते हैं, इन ह्यूमंस। अब फैट बॉडी होता है, फैट बॉडी का कहीं नामो निशान नहीं था, नेफ्रोसाइट्स का कोई नामो निशान नहीं था, बच्चे रेक्टल ग्लैंड और माल्फेजियन ट्यूब्यूल्स। अब रेक्टल ग्लैंड क्यों नहीं था, क्योंकि एक तरह का ग्लैंड है, यानी कि सिक्रीशन करता है, ना कि एक्सक्रीशन का काम करता है वो। तो बचा केवल एक ही आंसर, माल्फेजियन ट्यूब्यूल्स। अब सर इसका आंसर नन ऑफ दिस भी हो सकता था, जी नहीं, माल्फेजियन ट्यूब्यूल्स था इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दिस नहीं हो सकता। तो सर क्या नन ऑफ दिस के आंसर्स नहीं होते हैं, मतलब कि कोई ऐसा सवाल है जिसका आंसर नन ऑफ दिस होता है? एक आध 60 क्वेश्चन में एक आध सवाल होगा जिसका आंसर नन ऑफ दिस होगा, वो भी ऐसा है अगर 4-5 अगर पेपर उठा के देख ले तो उसमें से एक आध होगा, एक आध। तो आपका लगभग ये ऑप्शन तो हर बार इलिमिनेट हो ही जाता है, लगभग हर बार, एक आध बार लग जाता है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी इसके आने की। इसके बाद ये देखिए मुगा सिल्क, 2023 में भी ये भी पूछा गया था कि मुगा सिल्क किस पे रेयर किया जाता है। तो मुगा सिल्क जैसा कि मैंने आपको बताया किस पे रेयर किया जाता है, तो वो तो था सोम और सालू पे। अब मलबेरी पर कौन सा किया जाता है, वो तो है मलबेरी सिल्कवर्म। कैस्टर पे किया जाता है इरी सिल्क। ओक प्लांट पे एंथ्रिया पायरोली, और आसन पे एंथ्रिया माइलिटा। तो केवल सोम और सालू ऐसे ऑप्शन बचते हैं जिस पर हम मुगा सिल्क को रेयर कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सब सारी चीज़ें क्लियर है। उसके बाद रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म, देखिए नाबार्ड 2019 में सीधा पूछा गया था कि सिल्कवर्म की रेयरिंग को हम क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें 2 ऑप्शन कन्फ्यूजिंग थे, एक था सेरिकल्चर, दूसरा था सिल्क फार्मिंग। अब सिल्क फार्मिंग होता क्या है, अब सिल्क फार्मिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सेरिकल्चर यानी कि कल्टीवेशन
केयर एंड रेयर मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वर्म, इसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। अब सिल्क वर्म ऐसा ऑप्शन डालने की उनकी बस यही मंशा थी कि भाई बच्चे कंफ्यूज हो और गलत आंसर मार्क कर दे। अब मोरिकल्चर क्या होता है, अब मलबेरी का जो कल्टीवेशन होता है हम उसको मोरिकल्चर बोलते हैं। उसके बाद सिल्क इंडस्ट्री अपने आप कट जाता है कि सिल्कवर्म की रेयरिंग को हम सिल्क इंडस्ट्री तो नहीं कहेंगे। सिल्कवर्म का जो सिल्क प्रोसेस होता है उसको हम सिल्क इंडस्ट्री ज़रूर कह सकते हैं। उसके बाद सिल्क टेक्सटाइल यानी कि एक प्रोडक्ट है, इसको भी तो हम एलिमिनेट कर देंगे। मोरिकल्चर तो एलिमिनेट हो गया, बस 2 ऑप्शन रह गए, सिल्क फार्मिंग और सेरीकल्चर। इसमें से आंसर है आपका सही सेरीकल्चर। अब हाँ, जो आपको मैंने रेसेस की बात बताई थी, यूनी होल्टाइन, बायो होल्टाइन, मल्टी होल्टाइन, जब EFO 2020 का मैंने PYQ देखा था, जब मैंने इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी तो मैं इसमें थोड़ा सा गलत हो गया था। अब वो देखो मैंने गलती क्या करी थी, इसमें नहीं मल्टी होल्टाइन वाले में। तो पहले बात करते हैं कि सिल्कवर्म का ऐसा स्ट्रेन बताइए कि जिसमें वो केवल सिंगल एनुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता हो, मतलब एक साल में, एक ईयर में एक कंप्लीट लाइफ साइकिल। तो ऐसी कौन सी स्पेसीज़ है जो कि एक कंप्लीट लाइफ साइकिल तैयार करती हैं। तो देखिए, अब होल्टाइन क्या होता है, होल्टाइन की सीधी सी डेफिनेशन ये होती है कि हाउ मेनी रेसेस इन ईयर, हाउ मेनी है, तो इसका तो सवाल ही नहीं बनता। अब देखो, बाय होल्टाइन मतलब 2 होल्टाइन, 2 लाइफ साइकिल है। मल्टी और पॉली होल्टाइन मतलब मेनी, हालांकि पॉली होल्टाइन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो मल्टी होल्टाइन बचा ऑप्शन आपका यूनी होल्टाइन, मतलब एक साल में एक लाइफ साइकिल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये था RRBSO का सवाल। मैं जब ये क्विज अटेम्प्ट कर रहा था तब मुझसे गलती क्या हुई थी। अब मैंने बाकी के सारे ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए थे। अब मेरे पास बचे थे पॉली होल्टाइन और मल्टी होल्टाइन। सवाल यही पूछा गया है कि ऐसा कोई स्ट्रेन बताइए कि जिसमें मल्टीपल जनरेशन हो। अब तुम्हारा भाई एकदम फॉर्म में पढ़ाई करके गया है, अब वहाँ जाके कन्फ्यूज आ गए मल्टी होल्टाइन और पॉली होल्टाइन में। अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, तो हम सीधा पॉली होल्टाइन लगा के आए थे। गलती इंसान से होती, हमसे भी हो गई। तो इसका आंसर पॉली होल्टाइन नहीं मल्टी होल्टाइन है। इस बात को याद रखें, पॉली होल्टाइन जैसी चीज़ नहीं होती कोई भी। उसके बाद आता है, यह तो हमारा पहले वाला ही क्वेश्चन हुआ। तो चलिए आज का सेशन हम यही एंड करते हैं।